सर्दियों की रात पार्ट 2। कमरे में एक बार फिर चंद सानियों के लिए गहरी खामोशी छा गई। अब माहौल में बारिश की बूंदों और बादलों की गिड़गिड़ाहट के सिवा कोई आवाज़ बाकी नहीं रही थी। सब खामोशी से बाहर होने वाली बारिश को देख रहे थे, जो कमरे की खिड़कियों पर गोलियों की थरथराहट की तरह बरस रही थी। फ्रैंक को अंदाज़ा हो गया था कि इसके भाई अब इस ख़राब मौसम से परेशान होने लगे थे। इनके चेहरे पर परेशानी और उलझन लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। इनका ध्यान किसी और जानिब लगाने के लिए वो कोई बात सोचने लगा, जिसकी वजह से वो इनका ध्यान ख़राब मौसम पर से हटाने के लिए कामयाब हो सके और इनकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल हो जाए। और ये सब फ्रैंक के लिए ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं था। वो जिस महफ़िल में जाता था जाने महफ़िल होता था, क्योंकि वो कोई ना कोई अच्छी बात शुरू कर देता और उसकी अंदाज़े गुफ्तगू भी बेपनाह कशिश होती थी कि लोग महजूज होते हुए बगैर ना रहते थे। सच, मुझे एक बात याद आई, तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी। फ्रैंक जैसे कुछ सोचकर झट से बोला, तो सब ही अपनी अपनी जगह तकरीबन उछल पड़े, क्योंकि इसकी आवाज़ खासी ऊंची और तेज़ थी। आराम से यार, क्या हो गया? क्यों डरा रहा है? एडवर्ड बेख्तियार घबरा कर बोला। मैंने क्या किया? तू तो है ही डरपोक। तो अब मैं क्या करूं? फ्रैंक एडवर्ड को घबराया हुआ देखकर हैरानी से बोला। एडवर्ड सही कह रहा है, तूने सच में हमें डरा दिया। एंड्रयू धीमे लहजे में बोला। ओहो, एक तो मेरे भाई भी ना, क्या करूं तुम लोगों का? फ्रैंक सर झटक कर बोला। बहुत डरपोक हो तुम सब। खुद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रॉबर्ट एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। मैं तो असली मर्द हूँ, फ्रैंक ने सीना चौड़ा करके मुस्कुरा कर कहा। तो गोया बाकी हम सब मर्द नहीं हैं? डैनी ने हैरत से कहा। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं तो सिर्फ डरपोक कहा है, फ्रैंक ने वाज़ेह किया। तो अपने लिए मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? एडवर्ड उलझा। क्योंकि असली मर्द डरते नहीं, फ्रैंक ने भवें उचकाकर कहा। तो हम झूठे मर्द हैं क्या? एंड्रयू ना समझने के अंदाज में बोला। हाँ, समझ लो, क्योंकि मामूली सा मौसम से जो परेशान हो रहे हैं इसलिए है, फ्रैंक ने साफगोई से जवाब दिया। अपना मुंह बंद रखो, अगर कोई अच्छी बात नहीं तो फजूल बकवास भी मत करो, रॉबर्ट गुस्से से चिढ़कर बोला। तुम्हें तो ऐसी तकलीफ हुई है जैसे अकेले तुम्ही को मैंने झूठा मर्द कहा है, बाकियों को तो जैसे कहा ही नहीं। ये सच है कि सच करवा ही होता है, फ्रैंक ने तंजिया कहा और ज़ोरदार कहका मारकर हंस पड़ा। मेरे बर्दाश्त का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। इससे पहले कि फ्रैंक जवाब देता, जेनी गुस्से से बीच में बोल पड़ा। अब अगर तुम दोनों ने कोई भी बकवास की तो मैं तुम दोनों का हशर नशर कर दूंगा। आई समझ में बात? इसलिए अपना अपना मुंह बंद करके बैठो, वरना मुझे मुंह बंद करना आता है तुम दोनों का। डेनी डांट कर चुप हुआ तो गोया सबको साम सूंघ गया। कमरे में एक बार फिर बोझल सा सकूत तारी हो रहा था और एक बार फिर बाहर बरसती मूसलाधार बारिश की आवाज़ कमरे में छाई गहरी खामोशी को तोड़ने का बायस बन रही थी। चंद लम्हों बाद इस खामोशी को एंड्रयू ने तोड़ा। फ्रैंक, तुम कुछ बताने वाले थे। छोड़ो, अब मुझे कुछ नहीं बताना, फ्रैंक ने बेजार लहजे में कहा। अरे छोड़ तू सारी बातों को, नाराज़ ना हो, चल जल्दी से बता क्या बात है जो तू बताने वाला था, एंड्रयू ने बनाने के से अंदाज में कहा। तो एंड्रयू का खूबसूरत चेहरा देखकर फ्रैंक की नाराज़गी लम्हों में ज़ायल हो गई। कुछ खास नहीं, बस यूं ही ये ख़ास डरावनी कहानी याद आई, सोचा तुम लोगों को सुनाओ। मौका भी और माहौल भी खासा पुरअसरार है, फ्रैंक ने धीमे लहजे में कहा। क्या डरावनी कहानी? नहीं, तू हमें माफ़ ही कर, फिर तू रहने दे, एडवर्ड दोनों हाथ जोड़कर बोला। मैं नहीं कहता, फिर कितने डरपोक हो तुम, और फिर मेरे ऐसा कहने पर गुस्सा भी करते हो, फ्रैंक ने जल्दी से कहा। कैसे मर्द हो तुम लोग मेरे भाइयों? मर्द इंसान नहीं होते क्या? और खौफ हर इंसान को आता है, एंड्रयू ने कहा। बात में तो वज़न है, फ्रैंक ने तायद करते हुए कहा। मगर अब इतने भी डरपोक मत बनो कि कहानी से ही डरने लगो। वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर रात के वक्त इस तरह की बातें नहीं करते, माफूकुल फितरत चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, ये तो सभी जानते हैं कि इनका वजूद है, जेनी ने संजीदगी से कहा। ओ खैर है, अगर कुछ हाजिर हुआ तो देखा जाएगा, मैं इससे खुद निपट लूँगा, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना, फ्रैंक बात करके मुस्कुराने लगा। तो तैयार हो तुम सब लोग सुनने के लिए? फ्रैंक ने कहकर बारी बारी सबको देखा। सभी खामोशी से फ्रैंक की जानिब देख रहे थे। कोई मुझे बीच में मत टोके, ओके? तो अब सुनो, इतना कहकर फ्रैंक ने कहना शुरू किया और सब भाई हमतन गोश हो गए। रोचर्ड और मूली
की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। दोनों शादी के बाद पहली बार पहाड़ों में हाइकिंग के लिए आए हुए थे। सारा दिन मौज मस्ती करने के बाद जब सूरज ग्रूब होने को आया तब कहीं जाकर इन्हें एहसास हुआ कि वो भटक चुके हैं। मॉली इस सूरत हाल से बेहद परेशान हुई थी, मगर रिचर्ड ने उसे पुरसुकून रखने की हर मुमकिन कोशिश की और उसे यकीन दिलाया कि वो किसी भी तरह वापस जाने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। बहरहाल काफ़ी घंटों की तगोदो के बाद भी इन्हें कतई कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ है। चारों तरफ अंधेरा गहरा होने को आया था और इस अंधेरे में रिचर्ड को भी परेशानी होने लगी थी। इन दोनों के पास ना कोई नक्शा था और ना ही कोई कैंपस। तमाम दरख्त एक जैसे दिखते थे, जिनमें सही रास्ते का पता लगाना इस अंधेरे में खासा मुश्किल था। इससे पहले कि वो दोनों मुकम्मल तौर पर उम्मीद का दामन छोड़ बैठते, इनका गुजर एक पुराने बोसीदा हाल कैबन के पास से हुआ। कैबन ऐसा ही लगता था गोया सालों से इसे इस्तेमाल ना किया गया हो और यहाँ कोई आया ही ना हो। कैबन की खिड़कियों के शीशों पर लकीरें पड़ी हुई थी तो कुछ वैसे ही टूटकर बिखरे हुए थे। कैबन की छत भी बेहद कमज़ोर थी, जो तकरीबन आधी गिर चुकी थी, बकैया कभी भी गिर सकती थी। रिचर्ड ने कैबन के सदर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ और ना ही किसी किस्म की कोई तहरीक हुई। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा अंदर को धकेला तो दरवाज़ा अपने आप हल्की सी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। दोनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धड़कते हुए दिल के साथ कैबन के अंदर कदम रख दिया। अंदर गुप अंधेरा था। रिचर्ड ने टॉर्च ऑन की और इसकी रोशनी में कैबन का जायज़ा लेने लगा। कैबन का हाल अंदर से बहुत ही बुरा था। दीवारों पर मकड़ी के जालों की तरह दरारें पड़ी थीं और फर्श पर बेतहाशा गर्द अटी पड़ी थी। रंगो रोगन भी अपनी असली हालत खो चुका था। थोड़ा बहुत साजो सामान जो मौजूद था वो भी गल सड़ कर ख़राब हो चुका था। मॉली और रिचर्ड हर चीज़ को बड़े गौर से देख रहे थे। इन्हें कैबन की फ़िज़ा कुछ अजीब ही पुरस्रार सी लग रही थी। पूरे कैबन में कोई नागवार सी बू भी फैली हुई थी। वो दोनों अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि मान इन दोनों की निगाह इकट्ठे ही एक दीवार पर जा ठहरी, जिधर सुर्ख पेंटिंग से लफ्ज़ मौत 5 बार लिखा था। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी के औसान ख़ता हो गए। रिचर्ड चलता हुआ दीवार के पास आया और अपने लरसते हाथों से दीवार को छुआ। ये जानकर वो मज़ीद दहशत की लपेट में आ गया कि वो पेंट खुश्क नहीं बल्कि गीला था, जिसे कुछ देर कबल ही कोई लिख के गया हो। मौली भी ये देखकर सहम गई और रिचर्ड के साथ चिपक गई। दोनों मियाँ बीवी इस गीले पेंट को लेकर खासे डर चुके थे, मगर इनके पास यहाँ से कहीं और जाने की कोई जगह नहीं थी। वो जानते थे कि रात के वक्त पहाड़ी इलाका खासा खतरनाक होता है और इस वक्त लातदार जंगली जानवर भी बाहर घूम फिर रहे होंगे। लिहाजा उन्होंने इस राइटिंग और पेंटिंग को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा और रात यही रहने का फ़ैसला कर लिया। कैबन 2 मंजिला था। दोनों मियाँ बीवी जब निचला फ्लोर देख चुके तो कैबन की कमज़ोर लाकर खस्ता हाल सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर आए, जिसका हाल भी निचले फ्लोर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। इन्हें एक गंदा सा मैट्रेस दिखाई दिया जिस पर बेतहाशा दाग थे और कीड़े मकोड़ों ने इन पर जगह जगह सुराख कर रखे थे। उन्होंने थोड़ी सी जगह किसी तरह साफ़ करके बैठने के काबिल बनाई और छोटे से कालीन के टुकड़े को अपने ऊपर ले लिया ताकि सारी रात गर्म और पुरसुकून रह सकें। रिचर्ड ने टॉर्च किसी ऊंची जगह पर रख दी ताकि कमरे में रोशनी रहे। दोनों मैट्रेस पर एक साथ दराज थे, मगर नींद मौली की आंखों से कोसों दूर थी। ऐसी भयानक रात और एक पुरस्रार से कैबिन में भला नींद भी किसको आती है। रिचर्ड ने मौली को हर मुमकिन यकीन दिलाया कि वो सुबह की पहली किरण के नमूदार होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे, लिहाजा वो तमाम वसवसे और खदशात भुलाकर आराम करे। रिचर्ड की ढारस बंद आने पर मौली को हद दर्जे सुकून का एहसास हुआ और वो इसके मजबूत बाजुओं के पनाह में जा सोई, जिसके साथ ही रिचर्ड भी जल्द ही गहरी नींद की वादियों में कहीं गुम सा हो गया। रात के किसी पहर दोनों मियाँ बीवी की इकट्ठे ही बैग व किसी अजीब सी ससराहट पर आंख खुल गई। आवाज़ ऐसी थी गोया कोई शख्स या फिर कोई चीज़ बाहर से इधर उधर घूम फिर रही हो। क्या ये आवाज़ सुनी तुमने? मौली ने रिचर्ड से पूछा। मेरे ख्याल में बाहर कोई है। रिचर्ड चंद लम्हे आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा, मगर उसे आवाज़ सुनाई ना दी। वो मैट्रेस से उठकर चलता हुआ खिड़की के पास आया। बाहर हाथ को हाथ सुझाई देने वाला पुरहोल अंधेरा फैला हुआ था, जिसमें रिचर्ड के लिए देखना खासा दुश्वार था।
उसने खिड़की खोलकर अपना सर बाहर निकाला और ऊंची आवाज़ में बोला, कौन है बाहर? इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर जवाब में कोई आवाज़ सुनाई ना दी। और अभी खिड़की से वापस आने ही वाला था जब मौली से बोला, क्या मालूम बाहर कोई ऐसा हो जो बोल ना सकता हो। मौली की बात सुनकर रिचर्ड वापस पलटा और ऊंची आवाज़ में बोला, अगर कोई बाहर है तो हाँ के लिए एक बार ताली बजाए। ऐसा कहते ही दोनों मियाँ बीवी हमातन गोश हो गए। आसमान पर चांद बादलों की ओट में बेखबर सो रहा था। सितारों की रोशनी रात की खौफनाकी में कमी करने में नाकाम थी। झिंगरों के बोलने की आवाज़ माहौल को मज़ीद दहशतज़दा बना रही थी कि यकायक रात की दबेज़ खामोशी में उन्हें एक बार ताली बजने की आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड जल्दी से पीछे मुड़ा और हैरानी से मौली से बोला, तुम ठीक कहती थी, बाहर वाकई कोई है। ये सुनकर मौली भी रिचर्ड के पास चली आई। रिचर्ड ने दोबारा गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और अंधेरे में दीदे फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। वो ऊंची आवाज़ में बोला, क्या तुम केबिन के मालिक हो? हाँ के लिए एक बार और ना के लिए 2 बार ताली बजा दो। जवाब में उन्हें 2 बार ताली की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम मर्द हो? रिचर्ड ने पूछा। 2 बार ताली की गूंज फिर उभरी। अच्छा, यानी फिर तुम औरत हो? रिचर्ड ने एक बार फिर पूछा और जवाब का इंतज़ार करने लगा। इस बार भी जब फिर से जवाब में 2 बार ताली की आवाज़ सुनाई दी तो दोनों मियाँ बीवी की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। खौफ के बाइस मौली रिचर्ड के साथ चिपक गई। रिचर्ड ने भी उसे मजबूती से थाम लिया। इससे मौली की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो गुस्से से चीखा, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? जवाब में फिर से 2 बार ताली की आवाज़ गूंजी, जिसका मतलब था नहीं। क्या तुम इंसान हो? रिचर्ड ने एक बार फिर पूछा। जवाब में 2 बार ताली की आवाज़ सुनाई दी, जिससे दोनों मज़ीद दहशतज़दा माहौल की गिरफ्त में चले गए। अब मौली बाकायदा रोने लगी थी। खुद रिचर्ड का भी मारे खौफ के बुरा हाल था। वो मौली की वजह से खुद को संभाले हुए थे। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? रिचर्ड ने पूछा। 2 बार ताली की आवाज़ जवाब में फिर से सुनाई दी। अब दोनों का दिल इनकी कनपट्टियों में धड़कने लगा था और बदन किसी खजान रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा था। कितने हैं तुम्हारे साथ? हर किसी के लिए एक एक ताली बजाओ, रिचर्ड ने लड़सती आवाज़ से कहा। इसके ऐसा कहते ही पूरा माहौल अनगिनत तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। कमरे में मौत सा सकूत तारी था और इस सकूत में बाहर बरसती बारिश ज़िंदगी का एहसास दिला रही थी। हर किसी को फ्रैंक की सुनाई हुई कहानी पर गोया चुप सी लग गई थी। सभी अपनी अपनी जगह खामोश थे और किसी गहरी सोच में गर्क थे। बिलाखिर इस गहरी खामोशी को एंड्रयू ने तोड़ा। फिर क्या हुआ इन दोनों के साथ? फिर क्या होना था? बाहर जितनी फौज थी इन सब ने तो इन दोनों मियाँ बीवी का कीमा ही बना दिया होगा। फ्रैंक हंसते हुए बोला। वह माहौल में छाई कहानी के असर को ख़त्म करना चाहता था। वो जानता था कि इसके भाई इसकी सुनाई हुई कहानी के ज़ेरे असर आ गए हैं और अपनी अपनी जगह इसी के बारे में सोच रहे हैं। जब काफ़ी देर भी कोई कुछ ना बोला तो फ्रैंक जिच होकर बोला, ओ कम ऑन यार, तुम सब क्यों इसे इतना सीरियस ले रहे हो? ये तो बस एक फ़र्जी कहानी थी जो मैंने खुद बनाई थी ताकि तुम सबका ध्यान बारिश से हटाकर कहीं और लगा सकूं। और तुम लोग हो के डरपोक हो। मुझे पहले पता होता तुम लोग बारिश को भूलकर यहाँ फंस जाओगे तो ये कहानी कभी ना सुनाता। बारिश भुलाने में कामयाब तो हो गया पर यहाँ आके फंस गया, फ्रैंक ने तंग आकर कहा। मैं तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकता, माफ़ कर दो मुझे। फ्रैंक ने यह कहकर अपना सर सोफे की पुश्त से टिका दिया और आंखें मूंद ली। बारिश बदस्तूर जारी और सारी थी, जिसमें रत्ती बराबर भी कमी वाक़ई नहीं हुई थी। माहौल में एक बार फिर बारिश की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ बाकी ना रही थी। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए कि अखबार के बाहर से किसी की भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी तो पांचों भाई बैक वक्त चौकन्ना हो गए। भारी बूटों की आवाज़ इन सब ने बखूबी सुनी थी। क्या तुम सब ने वो आवाज़ सुनी? एंड्रयू घबराते हुए लहजे में बोला। ये कैसी आवाज़ थी? रॉबर्ट की आवाज़ में भी लर्जिश थी। जेनी और एंड्रयू के चेहरे पर भी हवाइयाँ हो रही थीं। खुद फ्रैंक का दिल भी बैठ गया था। वो सब अभी गौर कर ही रहे थे कि मान कमरे के बाहर से भारी बूटों की आवाज़ एक बार फिर उभरी तो पांचों भाई अपनी अपनी जगह बेख्तियार सोफों से उठकर खड़े हो गए और आवाज़ दोबारा सुनने का इंतज़ार करने लगे, मगर आवाज़ दोबारा सुनाई ना दी। जारी है।